हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पे हम जो पेपर सोल्व कर रहे थे, लास्ट लेक्चर हमने देखा, उसमें हमारे एक से लेकर के और 35 क्वेश्चन तक हमने सोल्व कर लिए थे। और ये जो पेपर है जून 2020 जो नेट का पेपर हुआ था, उसको आज हम सोल्व कर रहे हैं। तो उसका जो बचा हुआ आधा पार्ट है उसको देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने 36 क्वेश्चन को लेकर के। तो इसमें पूछा है कि ये लोक संगीत यहाँ पे दे दिया है और ये स्टेट के नाम दे दिए हैं कि बताना है कि कौन सा कहाँ का है। तो इसमें जो बंगाल का आएगा वो है थाक, और गोवा का है घुमट, और जम्मू कश्मीर का है तुमकन्नर, और केरल का आएगा चंडा, केरल और तमिलनाडु का। ये चीजें हमें क्लास के अंदर करवाई थी तो उसमें नहीं थे, ये नए नाम है, आप लोग इनको नोट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका? फर्स्ट। 36 के बाद अगला क्वेश्चन है 37। पूछा इन्होंने कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध धा कर्नाटक संगीत पद्धति के किस नाम से जाना जाता है? तो यह आप लोगों को पता होगा, जो हमारे कोमल स्वर है वो उनके शुद्ध हो जाते हैं, और हमारे जो शुद्ध होते हैं वो उनका एक स्वर आगे बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो हमारा कोमल रे है, तो उनका क्या हो जाएगा कर्नाटक संगीत वालों का? शुद्ध रे। और अगर हमारा शुद्ध रे होगा तो उनका क्या हो जाएगा? गा, शुद्ध गा हो जाएगा, या फिर चतु सुरती रे। इसके दो नाम होते हैं स्वर के। ऐसे अगर हमारा कोमल धा होगा तो उनका क्या हो जाएगा? शुद्ध धा। और अगर हमारा शुद्ध धा होगा तो क्या हो जाएगा उनका? शुद्ध नी, या चतु श्रुति रे। नहीं, चतुश्रुति रे नहीं, चतुश्रुति धा हो जाएगा ये। तो अब इन्होंने पूछ लिया कि जो हमारा शुद्ध धा है, दहवत है, ये क्या होगा? शुद्ध दहवत कर्नाटक का कौन सा स्वर हो जाएगा हमारा शुद्ध दहवत? तो शुद्ध नी या चतुश्रुतिक धा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 38। प्रतिगणनी का स्थाय बंजनी और रूपक बंजनी किसके भाग है? आप लोगों को स्टार्टिंग की जो हमारी आलाप की क्लास हुई थी वो देखी होगी, जिसमें मैंने आलाप्ती आप लोगों को करवाई थी। आलाप्ती, इसके कितने प्रकार बताए थे मैंने? दो। कौन कौन से थे? रागालाप्ती और रूप कालाप्ती। अब जो रूप कालाप्ती है वो कितने प्रकार के थे? दो। कौन कौन से हो जाएंगे? प्रतिगणिका और भंजनी। और भंजनी है वो हमारे कितने प्रकार की हो जाएगी? ये भी दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो हमारी स्थायी भंजनी, और दूसरी रूपक भंजनी।
ठीक है, अगर ये आपको डायग्राम अगर याद है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि प्रतिगणिका कौन सी है, ये रही, स्थायी बंजनी ये रहा, और रूपक बंजनी। ये सब किसके भाग हैं, किसके हो सकते हैं, क्योंकि बंजनी तो ऑप्शन में है नहीं, तो रूप का लाप्ती है पहला, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। इसके बाद चलते हैं अपने 39 की तरफ। हम्म 39 में इन्होंने पूछा है कि जो हमारा मध्यम ग्राम में षडज है उसकी कितनी श्रुतियां हो जाएगी। कई बार ये ग्रामों के क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं। षडज ग्राम की श्रुतियां हमने क्या बताई थी, 4 3 2 4 4 3 2, और मध्यम ग्राम की क्या बताई थी, 4 3 2 4 3 4 2। तो अब इन्होंने मध्यम ग्राम की पूछ ली, मध्यम ग्राम में, तो ये हमारा मध्यम ग्राम हो गया, उसमें षडज, तो ये हमारा सा हो गया। इसकी कितनी श्रुतियां हो जाएंगी, 4। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगला 38 क्वेश्चन की तरफ। अगला 38 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगीतज्ञों को उनके जन्म की वरिष्ठता के अनुसार इंगित करें। इनकी क्लास हुई थी तब भी मैंने ये सवाल आपसे बताया था कि इनकी वरिष्ठता के हिसाब से आप पेपर देख लेना, इनके क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, तो वो हमारे सामने आ गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिथोवन की। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने क्या बताई थी क्लास के अंदर, 1770 में। मोजार्ट है, इनकी क्या बताई थी, 1756। और यादुमेन्यू इनकी कब बताई थी मैंने, 1916। और बाख इनकी है 1750। अब संगीतज्ञों को उनके जन्म की वरिष्ठता के अनुसार, अब इसमें वरिष्ठ कौन हो गया, सबसे ज्यादा जिसकी एज सबसे ज्यादा है वो है कौन, 1750, तो पहले डी आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद 1750 के बाद छोटा कौन है, 1756 वाला, तो ये बी हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा 1770 वाला आ जाएगा, फिर लास्ट में सी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन देखते हैं किस में मैच हो रहा है हमारा, ये है फोर्थ। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 41। हमने पूछ लिया है कि षडज मध्यम, षडज और मध्यम संवाद के अनुसार सही संयोजित को चुनिए। अब यहाँ पे ये नहीं बोला इन्होंने कि ये षडज ग्राम में बताना है या मध्यम ग्राम में, तो ऐसा कुछ नहीं बोला, तो सिंपल जो आज के टाइम हम करते हैं षडज ग्राम उसी में बतानी है बात। ठीक है, तो षडज और मध्यम संवाद हमें देखना है। तो षडज और मध्यम संवाद देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आप लोग को क्या चीज करनी पड़ेगी, इसमें श्रुतियां देखनी पड़ेगी, कितनी श्रुति का अंतर होता है, 9 श्रुति का। ठीक है, सा रे गा मा, ये हमें अंतर देखना है षडज और मध्यम संवाद का। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, तो षडज मध्यम संवाद अगर इसमें देखेंगे, पहला ऑप्शन अगर हम उठाते हैं तो इसमें सा और गा, सा रे और गा, 3 स्वर हो गए, क्या इसमें संवाद बन रहा है। अगर इसको हम सा मान लेते हैं, सा के बाद रे के बाद गा, तो ये सा और गा संवाद बन गया, तो ये हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं रे पा, रे गा मा पा। अब रे को हम सा मान लेते हैं, सा रे गा और ये मा, तो सा मा संवाद बन गया, षडज मध्यम संवाद, तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद गंधार और निषाद को लेते हैं, गा मा पा धा और नी। गंधार को अगर षडज मान लेते हैं तो
सा के बाद रे, रे के बाद गा, मा, और फिर ये पा, तो षड्ज पंचम संवाद बन गया, तो हमारा ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगला है पा और सा, तो पा, धा, नी और सा। तो इसमें देखते हैं हम, इसको हमने सा माना तो ये रे, गा, रे, मा, तो षड्ज मध्यम संवाद इसमें भी बन गया, तो ये भी हो जाएगा। और अगला है हमारा मा, पा, धा, नी और सा। इसको पहले वाले स्वर को फिर से सा मानेंगे, तो देखते हैं सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद मा, मा के बाद पा, तो इसमें भी षड्ज पंचम संवाद बन रहा है। और हमें चाहिए क्या, षड्ज मध्यम संवाद, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो गया, बी आ गया एक और डी आ गया। और बी और डी किस में, हमारा थर्ड के अंदर। 41 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा 42, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों को इनकी रचना काल के बढ़ते हुए क्रम के सही क्रम में बताइए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चतुर्दंडी प्रकाशिका सबने पढ़ी है, किस टाइम पीरियड में लिखी गई थी ये, 1620 ईस्वी में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में। उसके बाद संगीत परिजात, ये चतुर्दंडी प्रकाशिका किसने लिखी थी, वेंकटमकी ने। और संगीत परिजात किसने लिखा ग्रंथ, ये लिखा था अवबल ने। कौन से टाइम पीरियड में, 17वीं शताब्दी में। उसके बाद संगीत राग कल्पद्रुम, ये किन्होंने लिखा था, कृष्णानंद व्यास। और किस टाइम पीरियड में, 19वीं शताब्दी में। लास्ट हमारा बचता है नगमते आसिफी, ये किन्होंने लिखी थी, मोहम्मद रजा ने। कब लिखी थी, 18वीं शताब्दी में या 1813 ईस्वी में। तो अब इनको क्या करना है कि रचना काल के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो बढ़ते हुए क्रम तो मतलब कि सबसे पहले छोटी वाली आ जाएगी, छोटी मतलब कि सबसे पहले आएगी हमारी 16वीं, ये छोटी है। तो चतुर्दंडी प्रकाशिका पहले हमारी 16वीं आ जाएगी, उसके बाद फिर 17वीं, 18वीं, फिर 19वीं। तो 16वीं ठीक है, उसके बाद ये 17वीं भी ठीक है, फिर ये 18वीं पीछे चली गई, ये इधर आनी थी और ये इधर आनी थी। तो ये किसमें, हमारी चतुर्दंडी प्रकाशिका, संगीत पारिजात, ये नगमते आसफी इधर आ गया और राग कल्पद्रुम इधर चला गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड। 42 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा 43, अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है, असर्शन ओरिजिन का। इसमें पहले वाले में दिया हुआ है कि रागों की गायन वादन में वाद्य समाधि स्वरों का अत्यंत महत्व माना गया है। अब बिल्कुल माना गया है कि अगर मान लो किसी स्वर का वाद्य स्वर सा है और समाधि पा है, तो अब ये जो है पूर्वांग में आ गया। और पूर्वांग का गायन समय क्या होता है, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम। तो ये टाइम पीरियड उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं किया, पूर्वांग ने। और ऐसे अगर मान लो कि किसी का पा और रे समाधि स्वर होता, तो पंचम किस में आ जाता, उत्तरांग में। या फिर हम तार सप्ताह का सा और पा ले सकते हैं, तो ये उत्तरांग में आ गया। तो इसमें दिन के ना रात के 12 से दिन के 12 बजे तक का टाइम पीरियड होता है गाने का। तो वो चीज यहाँ पे बोली हुई है कि रागों के गायन वादन में वाद्य समाधि है ना, तो गायन वादन में वाद्य समाधि स्वरों का अत्यंत महत्व माना गया है। ठीक है, तो गायन वादन का टाइम पीरियड बता रहे हैं, और महत्वपूर्ण इसलिए माना गया कि क्योंकि ये क्या होता है, ये राजा स्वर इसकी उपाधि दी गई है। और सबसे पहले सबसे ज्यादा जो ठहरा जाता है वाद्य स्वर के ऊपर ठहरते हैं, उसके बाद फिर दूसरे स्वर पे जो ठहरते हैं वो समाधि हो जाता है। तो इसलिए गायन वादन में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं कौन, हमारे क्या नाम है, वाद्य और समाधि स्वर। तो इसलिए ये बात ठीक हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बात है यहाँ पे कि यह राग के गायन वादन समय निर्धारण में भी सहायक सिद्ध होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है ये भी। तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अगला है 44, मुंबई में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना किसके द्वारा की गई।
तो ये किसके द्वारा की गई है? हरिप्रसाद चौरसिया जी के द्वारा। अगला है 45। 45 में उन्होंने पूछ लिया है कि किस राग को देश एवं भाग्यश्री दोनों अंगों से प्रस्तुत किए जाने की परंपरा है। अब देश जो है वो आपको पता होगा, इसमें दोनों निषाद प्रयोग होते हैं, आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल। और भाग्यश्री है, इसमें ये काफी थाट से है, तो इसमें कौन सा स्वर लगेंगे? गंधार और निषाद दोनों कोमल लगेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रागेश्वरी की। तो रागेश्वरी में सिर्फ निषाद कोमल आएगा, तो मतलब कि गंधार कोमल इसमें रहेगा नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। इसके बाद झंझोटी की बात करते हैं, तो ये भी हमारा खमाज ठाट में आएगा रागेश्वरी की तरह, इसमें भी नहीं कोमल लगेगा, तो गंधार इसमें भी कोमल नहीं लगता, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। इसके बाद गोरख कल्याण की बात करते हैं, तो ये भी खमाज ठाट में आएगा, इसमें भी सिर्फ खाली नी कोमल लगेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। अब आ गया हमारा जजवंती, तो बच गया ये, तो आंसर भी यही होगा। जजवंती के बारे में भी मैंने पीछे बताया था आप लोगों को कि इसमें क्या होता है कि दोनों गंधार और दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है इस राग में। तो इसमें दोनों निषाद आ गए और गंधार आ गया, तो इसमें शुद्ध गंधार भी आता है। ठीक है, तो ये हमारा जजवंती राग होगा, जिसके अंदर हमारे क्या नाम है, उत्तरांग के अंदर तो देश और पूर्वांग में भाग्यश्री का अंग इसमें आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे 46। अब वही मैचिंग वाला कोई एक नाम ढूंढ लो जिससे आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। जैसे कि मैं सितार बजाता हूं, तो मेरी सितार से एक नाम आया है बुद्धादित्य मुखर्जी। ठीक है, तो ये किससे संबंधित होंगे? सितार से। देखते हैं बी का 4 किस में है। बी का 3rd है, ये भी नहीं होगा। बी का 4 इसमें है। बी का 1st है इसमें, ये नहीं होगा। बी का 2nd है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये। और इनके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो 9th यूनिट मैंने पढ़ाई थी शिव कुमार शर्मा जी के बारे में, जो संतूर बजाते थे। तो इनके शिष्य थे कौन? सतीश व्यास। उनका नाम यहाँ पे डाल दिया है, तो ये इनके क्या किस कला से संबंधित आएंगे? संतूर। अगर आपको ये भी पता होता ए का 3rd में आएगा, तो ए का 3rd इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में ही है। क्लियर। और शोभा गुट्टू के बारे में भी मैंने 9th यूनिट में आप लोगों को पढ़ाया था। ये उपशास्त्रीय गायिका थी, तो किस कला से संबंधित आएगी? ठुमरी गायिका थी ये, तो उपशास्त्रीय संगीत से। ठीक है, और बच गया क्या हमारा? रोनू मजुमदार। तो ये किस कला से थे? बांसुरी। अगला है हमारा 46 के बाद 47। निम्नलिखित में से प्राचीन ग्रंथोक्त पुष्कर वाद्य को इंगित करे। प्राचीन इतिहास वाली क्लास में पुष्कर वाद्य करवाए थे, तो उसमें क्या थे? पुष्कर वाद्यों में यानी जो ताल वाद्य थे, उसमें कौन कौन से नाम आएंगे हमारे? मृदंग आएगा एक, तो मृदंग प्राचीन समय रामायण जो प्राचीन ग्रंथ है हमारे, उसमें मृदंग का उल्लेख हमें मिलता है, रामायण महाभारत में या उससे भी पहले। लेकिन आज के टाइम में इसका क्या नाम है? अखावज। ये आधुनिक काल का वाद्य है, लेकिन मृदंग बहुत पुराने टाइम पीरियड का है। उसके बाद पुष्कर वाद्यों में नहीं, ताल वाद्यों में पणव। पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को ये समझाया था, पणव के बारे में क्वेश्चन आया था, जो प्राचीन वैदिक टाइम पीरियड का है। और दुरदुर मैंने बताया था ना कि पणव, दुरदुर, दुमदुबी, भूमुदुमदुबी, मृदंग, ये सब क्या है? प्राचीन टाइम के पीरियड के ताल वाद्य हैं। तो तुंडकीनी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए बी सी। ए बी सी किस में है? इसके अंदर। उसके बाद अगला है हमारा 48 क्वेश्चन। में उन्होंने पूछा है स्वरों नहीं, कोमल स्वरों की बढ़ती हुई संख्या से रागों का सही क्रम चुनिए।
तो बढ़ती हुई संख्या की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं हम अलैया बिलावल। पहला नाम है हमारे, इसमें क्या है, कमार से है, इसमें दोनों नहीं, बिलावल ठाट से, इसमें दोनों निशाद लगेंगे, आरो में शुद्ध और आवरो में कोमल। सुहा है, यानी इसमें हम ये कह सकते हैं, खाली इसमें कोमल स्वरों की बात की गई है ना, तो हम शुद्ध स्वर नहीं लेंगे यहाँ पे, इसको हटा देता हूं मैं। तो इसमें क्या है, अलैया बिलावल में कोमल निषाद भी लगता है। सुहा है, ये हमारा किससे आ जाएगा, काफी से, तो इसमें गंधार और निषाद दोनों स्वर लगेंगे। जौनपुरी हमारे किससे आएगा, आसावरी से, तो इसमें कौन कौन से, गंधार, गा धानी कोमल आ जाता है आसावरी ठाट में। और बिलास खनी तोड़ी हमारा भैरवी से आ जाएगा, तो उसमें रे, गा, धा और नी, ये चारों स्वर कोमल आ जाएंगे। तो इसमें एक कोमल है, इसमें दो हो गए, इसमें तीन और इसमें चार, तो मतलब आंसर हमारा पहला ही आ जाएगा। यानी कोमल स्वरों की बढ़ती हुई संख्या हमें लगानी थी, तो इसमें हमारा आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। अगला है हमारा 49। फिर से इन्होंने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं, पहला इन्होंने बोला है कि वीणा वाद्य पर स्वरों की स्थापना तार की लंबाई के आधार पर की गई है। हाँ सही बात है, तार की लंबाई हमने देखी थी ना, वीणा के ऊपर श्रीनिवास ने की थी, जैसे कि तार सप्तक के सा की कितनी थी, 18। उसके बाद जैसे जैसे नीचे उतरते आएंगे, 18, 19, 20, 21, है ना, 22, 23 छोड़ के 24 ऐसे करके, और मध्य सप्तक के सा की कितनी हो जाती है, 36 इंच। तो वही आप बात यहाँ पे इन्होंने बोली है घुमा के, कि वीणा वाद्य पर स्वरों की स्थापना तार की लंबाई के आधार पर की गई है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है कि तार की लंबाई जितनी छोटी होगी उतना ही स्वर नीचा होगा। नहीं, ये बात गलत हो जाएगी हमारी। क्यों, कि मान लो एक तो ये हमारी लंबाई है, ये हमारा तार सप्तक का सा था, ये हमारे क्या बोलते हैं ब्रिज से, और इसकी दूरी थी हमारी कितनी, तार सप्तक के सा की 18 इंच, और एक तार की लंबाई हमारी इतनी हो जाती है, ये हमारा मध्य सप्तक का सा आ जाता है। ये घुरद से दूरी बता रहा हूं, तो इसकी लंबाई आ जाएगी कितनी, 36 इंच। ये मध्य सप्तक का सा और ये तार सप्तक का सा, अब दोनों में दूरी आ गई 18 और 36 इंच की। अब यहाँ पे बोला है कि तार की लंबाई जितनी छोटी होगी, यहाँ पे एक शब्द बोला ना छोटी, तो ये छोटी वाला एग्जांपल ये ले लेते हैं, तो स्वर उतना ही नीचा होगा, तो ये नीचा तो हुआ नहीं है, तो स्वर ऊंचा हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर ये कट हो जाएगा, यानी ये हमारा नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा, अभी कथन ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर सही नहीं है, तो हमारा थर्ड हो जाएगा। 49 के बाद अगला है हमारा 50। 50 में उन्होंने पूछा है, ये बताइए निम्नलिखित में से किन पुस्तकों में पुलिस्कर पद्धति से स्वरांकन किया गया है। अगर 9th यूनिट अगर आप लोगों ने पढ़ी है अच्छे से, तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाली बात आ जाती है। डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन घुमा करके दिया गया है कि पुलिस्कर पद्धति से कौन कौन सी बुकों को स्वरांकित किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, राग विज्ञान की गई है और संगीतांजलि की गई है। अब राग विज्ञान किन्होंने लिखी है, विनायक राव पटवर्धन ने। क्लियर। और संगीतांजलि जो बुक है वो किसने लिखी है, ओंकार नाथ ठाकुर ने। क्लियर है। और क्रमिक पुस्तक मालिका ये किन्होंने लिखी है, ये भातखंडे ने, भातखंडे जी ने लिखी है। और अभिनव गीतांजलि किन्होंने लिखी है, रामरंग जिनका उपनाम था रामाश्रय झा। ठीक है। अब विनायक राव पटवर्धन जो है ये, और ओमकारनाथ ठाकुर जी हैं ये दोनों किनके शिष्य थे, विष्णु दिगंबर पुलिस करके। क्लियर।
अब इन्होंने यही बात यहाँ पे पूछी है कि जो ये है विष्णु दिगंबर नहीं पुष्कर पद्धति जो थी उससे स्वरांकित की हुई पुस्तक कौन सी है? तब कौन सी हो जाएगी? विनायक राव पटवर्धन ने जो लिखी थी वो राग विज्ञान, और ओमकारनाथ ठाकुर ने लिखी थी वो संगीतांजलि। अब एक चीज और वापस से मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि वी डी पुलस्कर के जो पुत्र थे डी वी पुलस्कर, उनको इनकी जब डेथ हो गई थी उसके बाद इनके बेटे को शिक्षा किन्होंने दी थी? विनायक राव पटवर्धन ने। ठीक है, पहले तो इन्होंने किनसे शिक्षा ली थी? विष्णु दिगंबर पुरस्कार से, विनायक राव पटवर्धन ने। उसके बाद इनके बेटे को उन्होंने शिक्षा दी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में भी पूछ चुके हैं। तो हमारा ए और सी हो जाएगा। तो ए और सी हमारा किस में आएगा? फोर्थ में आ जाएगा। अगला है हमारा 51। 51 में इन्होंने पूछा है स्थाई के व्यवस्थित प्रयोग से राग का स्वरूप उभरता है। स्थाई के व्यवस्थित प्रयोग से राग का स्वरूप उभरता है। बिल्कुल, स्थाई का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे स्वर समूह वाचक जिनसे राग स्पष्ट हो जाए, वो स्थाई कहलाता है। तो क्या है? स्थाई के व्यवस्थित प्रयोग से राग का स्वरूप उभरता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या बोल रहा है कि इसका रीजन क्या दिया है? स्थाई एक ऐसा स्वर समुदाय है जिसमें राग की विशेषता होती है। हाँ बिल्कुल, इसका डेफिनेशन इसी से पता चल रहा है कि स्थाई की क्या डेफिनेशन होती है। ऐसे छोटे छोटे स्वर समूह जो राग को स्पष्ट करे वो क्या कहलाते हैं? स्थाई कहलाते हैं। तो राग को स्पष्ट करेंगे तो राग की विशेषता भी क्या नाम है वो बताएंगे। ये बात भी सही होगी हमारी। तो क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 52। निम्नलिखित में से किस वाद्य में क्रंतन का प्रयोग किया जाता है? क्रंतन सीधी सी बात है किस में आएगा? सितार में। उसके बाद 52 के बाद अगला है 53 हमारा। उस ध्रुव और चल वीणा में कितने तार थे जिस पर सारंग देव ने श्रुति स्वर स्थान का विश्लेषण किया था? अब ध्रुव वीणा के बारे में हमने पढ़ा था, तो चल वीणा की बात आ जाती है। चलो पहले, अब थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, आप ये सोचते हो कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, तो इसका आप क्या एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक तो ध्रुव वीणा के बारे में पूछ लिया इन्होंने और एक चल वीणा के बारे में पूछ लिया। अब दो वीणाएं हमें बतानी है कि इन दोनों वीणाओं में कितने कितने क्या थे? तार थे। अब चल वीणा की बात आ जाती है तो हम देख लेते हैं, इसमें भी लास्ट में 22 है, इसमें भी 22 है, इसमें भी 22 है, इसमें भी 22 है। अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि चल वीणा में कितने भी तार हो, हमें फिक्स ये पता चल गया कि इसमें 22 तार होंगे। अब चाहे इन्होंने ऑप्शन में गलत लिखा हो, लेकिन गलत नहीं है, ये 22 ही होंगे। क्यों? क्योंकि हमने भरत की क्या बोलते हैं सारनाथ चतुष्टय की थी। उन सारनाथ चतुष्टय में उन्होंने दो वीणाएं ली थी। कौन कौन सी ली थी? एक तो चल और एक अचल। तो चल वीणा जो है वो क्या थी? इसमें 22 तार थे। और अचल वीणा थी, इसका क्या नाम था? ध्रुव वीणा। अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो, है ना? तो ध्रुव वीणा, तो ये किस में आ जाएगी? इसमें भी 22 बार और इसमें भी 22। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 53 का 3 आ जाएगा। अगला हमारा 54 क्वेश्चन। प्राचीन स्वर सूत्री प्रणाली में मध्यम स्वर में कितनी श्रुतियां प्रयुक्त थी? अब वो प्राचीन की बात कर लो, चाहे मध्यकाल की, चाहे आधुनिक काल की, तो मध्यम में जितनी श्रुतियां थी उतनी तो होनी है। अगर यहाँ पे प्राचीन स्वर श्रुति प्रणाली की जगह प्राचीन स्वर श्रुति की जगह अगर उन्होंने दे दिया होता ग्राम, या फिर ग्राम, या फिर मध्यम, या फिर षडज ग्राम, तो फिर हमारा मामला जो है वो उलट पुलट हो जाता। लेकिन इन्होंने ग्राम के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ पूछा है कि प्राचीन श्रुति प्रणाली के हिसाब से मध्यम ग्राम में कितनी श्रुतियां थी। तो मध्यम में भी प्राचीन में भी उतनी थी, और मध्यकाल में भी उतनी थी, और आधुनिक काल में भी उतनी थी। तो कितनी हो जाएगी हमारी? 4, क्योंकि 4 3 2, 4 4 3 2, तो हमारा सा रे गा मा। तो मा में कितनी आएंगी हमारी? 4। अगर यहाँ पे ये पूछ लिया होता उन्होंने कि प्राचीन स्वर श्रुति प्रणाली में मध्यम स्वर जो है वो कौन सी श्रुति पर स्थापित है,
तो फिर हमारा मामला चेंज हो जाता। तो प्राचीन और मध्यकालीन में जो श्रुति व्यवस्था थी वो अंतिम पे थी, प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर था, और आधुनिक काल में पहली श्रुति पर था। तो इसको हम रख के देख लेते, अंतिम वाला अगर पूछता तो अंतिम पे रख लेते, और आधुनिक काल की बात पूछता तो आधुनिक काल में स्वर को रखे, और हम पता कर लेते हैं कि जो मध्यम है वो कौन सी श्रुति पर विराजमान था। तो उसका आंसर फिर हम दे सकते थे। 54 के बाद अगला हमारा 55। 55 में इन्होंने पूछा है कि 3 खाली और 1 ताली वाली ताले बताइए। तो 3 ताले, इसमें जपताल में देखते हैं 2 3 के विभाग होते हैं। इसमें कितनी थी, 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली। 3 ताली होती है और 1 यहाँ पे इसमें खाली होती है। ठीक है, रूपक में इसमें नहीं होगी। 3 ताल की बात करते हैं, इसमें 4 के 4 विभाग होते हैं। तो उसमें 1 ताली, 2 ताली और 3 ताली, इसमें भी 3 ताली होती है, और 1 खाली नौवीं के ऊपर होती है। सॉरी, नौवीं के ऊपर 1 खाली आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ए और सी। तो ए और सी की बात करते हैं, तो ए और सी किस में है हमारा, फिफ्टी फाइव। ये हमारा क्वेश्चन कहाँ चला गया। हाँ, 55 चल रहा था हमारा। 55। हाँ, अब आ गया। 55 में ए और सी, और ए और सी हमारा किस में आ जाएगा, थर्ड के अंदर। क्लियर है। अगला है हमारा 56। इसमें उन्होंने पूछा है कि अवनद, सुशीर, तत् के अनुसार कलाकारों को बताइए। अब महमूद धौलपुरी है, इनके बारे में पढ़ा था। ये क्या किस कला से संबंधित थे, हारमोनियम बजाते थे। क्लियर। अब्दुल अलीम जफर खान जी किससे थे, जिन्होंने जफर खानी गत बनाई थी, ये सितार बजाते थे। और बच गई है, तबला बजाते थे किशन महाराज जी। तो हमारा अवनद, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो रहा है। सुशीर, नहीं सॉरी, गलत है। अवनद में क्या आएगा, मतलब कि हमारा पहले किशन महाराज जी का नाम आना चाहिए। तो किशन महाराज जी का नाम इसमें है और इसमें भी है। उसके बाद सुशीर की बात करते तो हारमोनियम सुशीर कैटेगरी में आ जाएगा। तो महमूद दौलपुरी, अब्दुल अलीम जफर खान ये नहीं होगा। तो महमूद दौलपुरी और अब्दुल अलीम जफर खान ये तत् के हो गए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये। अवनद में कौन है हमारे, किशन महाराज जी, और सुशीर हारमोनियम बजाते वो महमूद दौलपुरी, और तत् में अब्दुल अलीम जफर खान ये सितार बजाते हैं। 56 के बाद अगला है हमारा 57। हाँ, 57 में इन्होंने पूछा है 57 में कि निम्नलिखित में से अवनद गान की श्रेणी में आने वाली रचनाओं को इंगित करे। अब अवनद अनिबद्ध गान की श्रेणी हमने अभी देखी थी पीछे, एक डायग्राम बना करके आलाप्ति वाली। तो उसमें क्या था, आलाप्ति था हमारा, रागालाप्ति था, रूप का आलाप्ति था, है ना। ये तीनों आ जाएंगे अनिबद्ध में। तो ये आलाप वाली क्लास में ये सब चीजें करवाई थी, जिसमें भंजनी, स्थायी भंजनी के बारे में भी पूछा था। अभी पीछे एक क्वेश्चन गया था ना, तो वो अनिबद्ध की श्रेणी में थे सारा टोटल। तो इसमें ये तीनों नाम आ जाएंगे। तो बी, सी और डी। बी सी डी किस में हमारा, थर्ड के अंदर। अगला हमारा 57 के बाद 58। किस ताल में खाली नहीं है, तो किस में नहीं आएगा, किस ताल में खाली नहीं है, शिखर में। क्लियर है, जो शिखर ताल है उसमें खाली नहीं आएगा। क्यों कि पिछले लेक्चर में भी एक मैंने शिखर ताल के बारे में बताया था। इसमें विभाग जो प्राप्त होते हैं कौन कौन से होते हैं, 4
4 3 2 4। क्लियर है। और इसमें क्या बोलते हैं, ताली हमारी कौन सी मात्रा पे आ जाएगी, इसकी पहली पे, पांचवी पे, नौवीं पे, 12वीं पे और 14वीं के ऊपर, 14 पे। लेकिन हमारी इसमें क्या है कि जो खाली होती है वो नहीं होती शिखर ताल में, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद 58 के बाद अगला है हमारा 59। इन्होंने पूछा है कि प्राचीनतम संगीत वाद्य यंत्र का सबसे सरल रूप कौन सा है। सबसे सरल रूप एक तारा, इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होगी बजाएंगे तो। त्रितंत्री, इसमें भी ये थोड़ा सरल रूप नहीं है। ढोलक, ये भी सरल रूप नहीं है। लकड़ी की डंडी सरल रूप आ जाएगा। क्लियर है। क्योंकि लकड़ी की डंडिया, इसमें कोई वाद्य को बनाने की कोई जरूरत थोड़ी ना पड़ती थी, दो लकड़ी के टुकड़े लिए और आपस में टकरा के बजा लो। तो ये सबसे सरल रूप हो गया हमारा प्राचीन वाद्य का, है ना। एक तारा में भी बनाने में जोर पड़ता है, त्रितंत्र वीणा में भी, ढोलक में भी, इसमें जोर थोड़ी ना पड़ता है, इसमें मेहनत थोड़ी लगती है, कहने का मतलब ये है। तो लकड़ी की डंडी ली, आपस में टकरा के बजा लो उनको। 59 के बाद अगला है 59 के बाद अगला 60। इन्होंने पूछा है कि वैदिक मंत्रों के गायक जो है वो किस नाम से जाने जाते थे। तो वैदिक मंत्र के जो गायक है वो सामग नाम से जाने जाते थे। क्लियर। 60 के बाद अगला है 61, 61। 61 में इन्होंने पूछा है कि वीणा पर स्वर स्थान निर्देश के समय अहुबल ने कितने शुद्ध और कितने विकृत स्वरों का उल्लेख किया है। हमने वीणा के ऊपर श्रीनिवास के स्वर तो पढ़े थे, ठीक है। श्रीनिवास ने वीणा के ऊपर स्वर बताए हैं और अहुबल ने भी बताए हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हमारे भातखंड जी ने भी बताए हैं। और एक नाम और है जो अभी मेरे को अभी माइंड में नहीं आ रहा है। एक तो अहुबल और श्रीनिवास, श्रीनिवास के बारे में तो हमने पढ़ा ही था। और भातखंड जी ने बताया है, भातखंड जी ने क्या नाम है, वीणा के ऊपर तारों की जो लंबाई बताई है, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, मंजरीकार। हाँ, थोड़ा सिस्टम कर रहा है। एक सेकंड रुकिएगा। भात जी को वीणा के ऊपर तारों की स्थापना की है और उन्होंने अपने वीणा के तार पर लंबाई भी बताई है, जिस वजह से इनको क्या कहा गया है, मंजरीकार। तो एक नाम और था, वो क्या था, हृदय नारायण देव। इन चारों ने वीणा के ऊपर तारों की स्थापना बताई है, जिन्होंने ये श्रीनिवास के बारे में तो पढ़ लिया था, बाकी जो तीन है आप जब ऑफलाइन क्लास के लिए आएंगे तो मैं आपको ये करवा दूंगा इनके सभी के बारे में। तो जब आपने, चलो श्रीनिवास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन्होंने वीणा के ऊपर तारों की स्थापना की थी, तो कितने स्वर बताए थे टोटल, 12। ठीक है। हमारा जो 18 19 20 ये जो नाम शुरू हो रहे थे, जो वैल्यू शुरू हो रही थी ता सप्तक के साथ से अवरोही क्रम में, 18 19 20 21 और 22, उसके बाद 23 छोड़ करके 24, ऐसे करके हमारा 36 तक आ रहा था। तो टोटल कितने स्वर हो गए थे, 12। तो 12 में से हमारे क्या हो गए थे, 5 तो शुद्ध, नहीं सॉरी 7 शुद्ध और 5 विकृत। तो 5 7 शुद्ध 5 विकृत, तो 61 का हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट। क्लियर है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन है हमारा 61 के बाद 62। इन्होंने पूछा है कि आधुनिक उत्तर भारतीय संगीत का शुद्ध गंधार जो है हमारा, वो अहुबल के किस स्वर के
समकक्ष होगा। वैसे इस क्वेश्चन में डाउट है मुझे, और इस क्वेश्चन में उन्होंने जो ये जिस तरह से पूछा है और जो ऑप्शन इन्होंने दिया है और आंसर जो माना है, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मतलब कि जो मैं बुक्स में देखा है और जो पढ़ा है हमने उसके हिसाब से इसका जो आंसर है, ये क्वेश्चन वैसे सही नहीं लगा एग्जाम में। यानी आधुनिक उत्तर भारतीय संगीत का जो शुद्ध गंधार है, तो आज का जो हमारा शुद्ध गंधार है वो कौन सी श्रुति पर आएगा? हमारा आज का, जैसे आज की बात करते हैं तो पहले श्रुति के ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? सा हो जाएगा। पहली श्रुति के ऊपर अगर सा है तो हमारा क्या बोलते हैं ऋषभ कौन सी पे आ जाएगा? पांचवी पे। अगर वो पांचवी पे आ जाएगा, उसकी तीन श्रुति होती है 5 6 7, तो आठवीं पे हमारा क्या आ जाएगा? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ही कर लेते हैं आज के टाइम में। ये हमारा सा हो गया 1 2 3 4, उसके बाद ये हमारा रे हो गया 1 2 3, और आठवीं पे हमारा क्या आ गया? गंधार। जब आठवीं पे गंधार आ गया हमारा, तो अहोबल की जब स्वरों की बात करते हैं कि अहोबल के किस स्वर के समकक्ष हैं, तो अहोबल का जो आठवीं श्रुति के ऊपर उनका जो स्वर रखा गया है, चाहिए आप नोट्स उठा करके देख लेना अपने, उसमें लिखा है आठवीं श्रुति पर कोमल गंधार, या फिर दूसरा नाम है तीव्र ऋषभ। अब कोमल गंधार का कहीं इसमें जिक्र नहीं है और ना ही तीव्र ऋषभ का यहाँ पे कोई जिक्र है। तीव्रतर रे है और कोमल गंधार नहीं, तो ऐसा कुछ भी इसमें ऑप्शन में आएगा नहीं। लेकिन फिर भी इन्होंने ये क्वेश्चन जबरदस्ती इसका एग्जाम में इसका क्या नाम है फाइनल आंसर की आई, तब उन्होंने इसका आंसर दिया है 62 का फर्स्ट तीव्रतर गंधार, जो बिल्कुल नहीं होगा। और ना ही इन्होंने फाइनल आंसर की आने के बाद इसका क्वेश्चन के मार्क्स दिए बच्चों के, कि होता है ना कि कई क्वेश्चन हमने गलत डाल दिया या फिर ऑप्शन गलत डाल दिए, तो ये क्वेश्चन ही पूरा गलत हो गया। तो ये जो है जिस बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, तो वहां पे इसके आगे परसेंटेज लगा देंगे, यानी इसके मार्क्स जो है सभी बच्चों को दिए जाएंगे। तो ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये जो क्वेश्चन था, तो मेरा ये एग्जाम में गलत हो गया था। इसमें मैंने चैलेंज आंसर की डाली, लगभग 4 से 5 बुकों की मैं रेफरेंस भी डाली इसमें, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी जो बुकें थी, जो बातखंड जी की लिखी हुई है ना, ओमकार ठाकुर जी की लिखी हुई है, और सभी के अंदर मेरा आंसर सही हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सही नहीं किया, पता नहीं क्यों। कि जो आधुनिक उत्तर भारतीय संगीत का हमारा जो आज के टाइम का शुद्ध गंधार है, तो शुद्ध गंधार हमारा 8वीं पार है। आधुनिक काल की बात करें तो पहले के ऊपर स्वर रखा जाएगा, प्राचीन की बात करते तो चौथी पे रखा जाता। लेकिन अब प्राचीन के हिसाब से भी अगर बात कर लेते हैं तो ये पे 4 पे सा आ गया, यहाँ रे आ गया, और 9वीं पे हमारा क्या आ जाएगा? गंधार। जब 9वीं की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 9वीं पे गंधार है, तो इसको 9वीं पे कौन सा स्वर आ जाएगा? अव्वल का तीव्रतर रे, तो तीव्रतर रे ये हमारा आंसर। उसके हिसाब से देखते हैं तो हमारा आंसर थर्ड आ रहा है, लेकिन पता नहीं इन्होंने किस हिसाब से तीव्रतर गंधार इन्होंने माना है। तो इनका जो तीव्रतर गंधार है वो 11वीं श्रुति के ऊपर आ रहा है। अब 11वीं श्रुति पर हमारा गंधार का कोई मतलब ही नहीं बनता जाने का, तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ही गलत है, उन्होंने पूछा ही नहीं ढंग से। आगे चलते हैं, हमारा अगला है 63। इन्होंने 63 में पूछा है कि निम्नलिखित में से संगीत रत्नाकर में वर्णित उत्तम वाद्यकार के लक्षणों को इंगित कीजिए। अब उत्तम वाद्यकार की जब हम बात करते हैं तो उसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी, वाग्यकार के कितने लक्षण या गुण थे? 28। ये वाग्यकार वाले लेक्चर जिन्होंने लिया होगा उनको सबको पता होगा इसके बारे में। तो इसमें क्या नाम है, कितने 28 के 28 जो नाम थे वो मैंने आप लोगों को करवाए थे, और जो संस्कृत में वो नाम थे आप लोगों ने पूछा भी था सर इसको याद कैसे करें, उनको हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि देश स्थिति चातुर्य नाम भी आया था हमारे सामने। इसका मतलब क्या है कि देश की स्थिति का व्यवहारिक ज्ञान हो, अपनी खुद की देश की स्थिति का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए एक उत्तम वाक्यकार को, और अभिधान प्रवीणता, ये नाम भी वहां पे हमें देखने को मिला था, जिसका मतलब है कि शब्द चयन में कुशलता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 नाम नहीं थे उसमें 28 लक्षणों में, तो ये 2 ही थे। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा कौन से में आ जाएगा? 63 का फर्स्ट और सेकंड 4 में आ जाएगा। अगला है हमारा 64। इसमें उन्होंने पूछा है कि ध्वनि शास्त्रीय के अनुसार षड्ज मध्यम के बीच 9 श्रुति
सा और माँ के बीच कितना है, 9 श्रुति का अंतर है। तो सा का और षडज और मध्यम के बीच में जब 9 श्रुति का अंतर आ जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे कि गणित की दृष्टि से अगर उसको देखना पड़े तो किस तरह से हम उसे देख सकते हैं। तो गणित की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो सा की जो है आंदोलन संख्या वो कितनी होती है, सिस्टम हैक कर रहा है, मैं एक बार वापस इसको ऑन कर लेता हूँ। काफी डाटा होने की वजह से ही थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा उठा रहा है। हम्म। हमारा क्वेश्चन नंबर चला था 64। हाँ, ये मैंने पूछा कि ध्वनि शास्त्र के अनुसार षडज मध्यम के बीच 9 श्रुति का अंतर है, सा और मा। तो गणित की दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा, षडज की आंदोलन संख्या कितनी हो जाएगी, 240, और मध्यम की कितनी हो जाएगी, 240, 70, 300, 320 हो जाएगी। क्लियर। अब मैथमेटिकली इसको देखते हैं तो बड़ी संख्या कौन सी है, 320। इसको ऊपर रखेंगे, 240 को नीचे रख लेंगे, काटते हैं मैथमेटिकल से, 0 से 0 कट गया तो 4 से काटते 4 5 20, 4 6 24, 4 8 32, तो 8/6 इसको फिर काट लेंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, तो 4/3। तो किस में आ रहा है 4/3, हमारा थर्ड में आ गया समझ में। उसके बाद अगला है 64 के बाद 65। 65 में इन्होंने बोला है कि ये जो राग है और इनके स्वर हैं इनको मैच करवाना है। तो झंझोटी हमारे खमाज से आता है, तो हमें पता है कि खमाज में इसके क्या स्वर होंगे, जो झंझोटी है वो हमारा मैच हो जाएगा इसके अंदर। क्लियर है। और दुर्गा जो राग है हमारा वो हो जाएगा किसमें, इसमें, ये इसकी सरावली आ जाएगी। गौरव कल्याण है, ये है हमारा इसमें। और बच गया क्या, अभोगी कांदड़ा, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, सेकंड। 65 के बाद अगला है हमारा 66। अलाउद्दीन खां जो है किस दरबार के संगीतज्ञ थे, मेहर घराने के। मेहर घराना इन्होंने बनाया था, जो संगीत का घराना है मेहर। उसके बाद 66 के बाद ये ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे दे रखा है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें इसके वीडियो को एक बार पॉज कर लेना, मैं जल्दी से इसका जो है क्वेश्चन फिनिश करवाता हूँ। तो मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 के बाद से अगला 67 है। सज्जाद मोहम्मद जो है वो किसके शिष्य थे, सज्जाद मोहम्मद, मोहम्मद और गुलाम मोहम्मद दोनों के साथ में हमें नाम देखने को मिलते हैं। 10वीं यूनिट के जो क्लासेज हमने देखी थी क्वेश्चनों में, उसमें इनके नाम काफी बार आए थे हमारे सामने। तो सज्जाद मोहम्मद और गुलाम मोहम्मद, और ये किस कला से संबंधित थे, सुरबहार बजाते थे। अगला है 67 के बाद 68।
हाफिज अली खां किसके पुत्र थे? हाफिज अली खां के बारे में हमने पढ़ा था, जिनके नाम पे अवार्ड चलता है, और इनके जो पुत्र थे, क्या बोलते हैं, अमजद अली खां, और उनके भी दो पुत्र थे, आयन अली बंगस और अथान अली बंगस। तो अमजद अली खां कपिल शर्मा के शो में भी आए थे, आप वो एपिसोड भी देख सकते हैं गूगल ना यूट्यूब से। तो इनके जो हाफिज अली खां थे, क्या नाम, अमजद अली खां के पिता हाफिज अली खां, इनके भी पिता का नाम यहाँ पे बताना है हमें। तो हाफिज अली खां के पिता कौन थे? नन्हे खां। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा 69। इन्होंने बोला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सुर बहार वादक है? अब वही अभी क्वेश्चन एक पीछे गए, सज्जाद मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद, ये दोनों सुर बहार से थे। ना मुश्ताक हुसैन खां आएगा, ना बंदे अली खां, ना मुबारक अली खां। अगला है 70। 70 का है, वाद्य संगीत में ख्याल गायकी की शुरुआत किसने की? यानी वाद्य संगीत जिसमें ख्याल गायकी तरीके से उनको बजाना शुरू किया, तो वो कौन थे? विलायत खान साहब, जो क्या नाम है, जो थे ना, इमदाद खानी घराने से थे। इमदाद खां, इनायत खां, विलायत खां, सुजात खां, हमने पढ़े थे इनके बारे में। तो वो जो है क्या होगा कि वाद्य संगीत में ख्याल गायकी की शुरुआत इन्होंने ही की थी। क्लियर है? 70 के बाद हमारा 71 क्वेश्चन है, साम की कितनी ऋचाएं जो है ऋग्वेद से नहीं ली गई है? तो हमारा एक तो था ऋग्वेद और एक था सामवेद। तो साम की जो ऋचाएं होती थी, यानी ऋग्वेद से सामवेद में जो ऋचाएं ली गई थी, ऋग्वेद से जो ऋचाएं ली गई थी सामवेद में, वो साम के माध्यम से नहीं, गायन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो उसमें कितनी ऐसी ऋचाएं थी जो ऋग्वेद से नहीं ली गई, बाकी ली गई थी? तो नहीं ली गई में कितना आएगा? 75। 71 के बाद 72 है, इसका है, प्रारंभिक चरण में वैदिक मंत्रोच्चारण के लिए किन 3 स्वरों का प्रयोग किया जाता था? तो अनुदात, स्वरित और उदात, यानी उदात, अनुदात, स्वरित, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जिसमें ऊंचा नीचा जो स्वर थे, गानी, रेधा और सामापा, है ना। उसके बाद अगला 72 के बाद 73, इसमें उन्होंने पूछा है कि अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? तो कितने होते हैं इसमें? 32। ये पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा पॉज कर देता हूँ, नहीं एक बार, हाँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप एक बार पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 73 के बाद 74, साम गायन के लिए कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता था? साम गायन के लिए कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता था? 7। कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वारी, ये 7 स्वर हमने पीछे भी देखे थे और हमने क्लास में भी इनके बारे में पढ़ा था। 74 के बाद अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा 75, इसमें बोला है कि वैदिक स्वर का अंतिम स्वर क्या है? अब वैदिक स्वर का अंतिम स्वर हमारा आएगा कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वारी। ठीक है, तो अतिस्वारी होगा। लेकिन एक क्वेश्चन इसी के ऊपर, एक शायद इसी लेक्चर में आया था, इसी वीडियो में या पिछले में आया था, जो हमारा मैच करवाना था ना, ये इधर कृष्ट, प्रथम, द्वितीय दिए हुए थे, 10 बार दिए हुए थे, जिसमें मैंने कृष्ट को पहले रखा था, फिर वो ऑप्शन मैच नहीं हुआ, तो फिर उसको लास्ट में रखना पड़ा। ठीक है, तो वो चीज फिर मेरे को समझ में नहीं आई कि वो ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो मेरे को वो भी गलत लगा, लेकिन वो किस हिसाब से उन्होंने माना है ये चीज मेरे को थोड़ी समझ नहीं आई। लेकिन इन्होंने जब अंतिम स्वर अतिस्वार्य मान लिया है, तो अतिस्वार्य जब हम इसमें कृष्ट को पहला रख करके कर रहे थे तो वो आंसर हमारा गलत आ रहा था, लेकिन जब इसको अंतिम स्वर कृष्ट हमने माना तो वो उन्होंने आंसर सही कर दिया उस चीज को। तो उन्होंने इस चीज का सही किया, तो इसका मतलब अंतिम स्वर इनका कृष्ट आना चाहिए एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे अतिस्वार्य मान रखा है। तो हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से क्वेश्चन तो सही है, लेकिन वो वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो गलत है, पता नहीं उसमें किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये है हमारे 75 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं, और ये हमारा जो था जून 2020 का पेपर कंप्लीट एनालाइज हो चुका है। और इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग बताना। और चलिए मैं ये क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, हमारी अगली क्लास का टाइम हो रहा है, जो हमारा आप लोगों को मैं वही एक अपडेट फिर से दे देना चाहता हूँ, जो एनवीएस और यूपीटीजीटी, आरपीएससी
कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं क्लास को, और वो अपनी क्लास ले रहे हैं। 2 महीने बाद इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हमारा 2 महीने से पहले लगभग इनका जो है म्यूजिक का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। पर डे की 1 क्लासेस रहेगी, और सैटरडे संडे को आपका क्या नाम है डाउट सेक्शन रहेगा एक दिन, और एक दिन आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। जो भी उस वीक में पढ़ा है उसमें जो भी प्रॉब्लम आई उसका हम डाउट सेक्शन रखेंगे और रखते हैं, और साथ में जो है संडे को टेस्ट सीरीज होती है। तो यानी जो भी आपने इस वीक में पढ़ा है उसके ऊपर आपकी जो है टेस्ट एक लिया जाएगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि आप क्या है, कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। ये सब चीज़ ऑनलाइन रहेगी आप लोगों की। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप उसको ओपन करके और गूगल से आप अपना डायरेक्ट उसमें ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं इन कोर्सों को। जो बच्चे अगर करना चाहते हैं तो जल्दी करें, लेट ना करें, क्योंकि फिर इसमें आपका ही नुकसान होएगा, क्योंकि आप लेट ज्वाइन करेंगे तो आपका कोर्स है वो भी लेट ही खत्म होगा। तो अच्छा है, इससे बढ़िया है कि आप पहले से कोर्स खत्म कर ले 2 महीने से पहले, और एटलीस्ट आपको 10-20 दिन का टाइम बच जाए, या 1 महीने का टाइम एटलीस्ट बच जाए एग्जाम होने से पहले, जिसमें आप रिवाइज कर सके अपने कोर्स को, जो भी आपने रीड आउट किया है पढ़ाई क्लास में। ठीक है, तो चलिए ये क्लास ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से।